वेलकम टू स्टडी गो विज़ीनत। आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में जितने भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट अवेलेबल है। जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, यही वाला पीडीएफ पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर यूट्यूब में बिल्कुल फ्री, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करा रही हूँ। लेकिन जो पीडीएफ है वो पेड है। इस पीडीएफ में ना सारे लैंडमार्क केसेस, रिसेंट केसेस और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो सारे कवर हैं और प्री से लेकर मेंस तक का सब कुछ इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ना एक एमसीक्यू फाइल भी दी जाएगी जिससे ना आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजीली रिवाइज कर पाए, आप असेस कर पाए कि आपको कितना समझ में आया। तो अगर आपको इस पीडीएफ को परचेस करना है, इस पीडीएफ के बारे में फर्दर डिटेल आपने लेनी है कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका इंडेक्स वगैरह, तो आप मुझे मेल कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर इसके बाद हम प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडिया में ये हुई कि भारत में यूरोपियन कंपनियां क्या करने लग गई, प्रवेश करने लग गई। जो वास्को डी गामा था उसने 1498 में इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया और वो कालीकट पहुंचा और सब्सिक्वेंटली पहली पुर्तगीज फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई कालीकट में। अगली आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। इसको महारानी एलिजाबेथ ने एशिया में कारोबार करने की छूट दे दी थी और 15 सालों का चार्टर लेकर ये इंडिया पहुंची, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पर हमारे इंडिया में मुगल शासक जहांगीर का शासन चल रहा था और थॉमस रो जो कि एक ब्रिटिशर थे वो आते हैं आपके जहांगीर के पास, उनसे परमिशन लेते हैं कि हमें हमारी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने दी जाए। 1612 में सर थॉमस रो को जो जहांगीर थे वो परमिशन दे देते हैं कि कोई बात नहीं, कर लो आप स्टैब्लिश अपनी फैक्ट्री। और फिर 1613 में पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की होती है स्टैब्लिश सूरत में। फिर सब्सिक्वेंटली 1616 में मसूलीपट्टनम में दूसरी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। नेक्स्टली जो डच थे उन्होंने 1605 में अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद जो आपके डैनिश थे इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री ट्रैंक्यूबार में 1620 में स्टैब्लिश किया। इसके बाद जो फ्रांसीसी लोग भारत में आए इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया सूरत में 1668 में। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बार इंडिया में स्टैब्लिश क्या हो गई, उसके बाद तो उसने इंडिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर होता है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल प्लस फ्रेंच अलाइज, यानी कि जो नवाब थे बंगाल के, इनके साथ फ्रेंच अलाइज भी थे। ये लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो कर रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव। नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पर थे सिराजुद्दौला, जिनको हम कहते हैं लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब। इनके बीच ये युद्ध होता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। जीतती इसलिए है क्योंकि जो नवाब था बंगाल का यानी कि सिराजुद्दौला, उसका जो कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर, वो कर देता है गद्दारी। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मीर जाफर को ब्राइब वगैरह दे देता है और ये प्रॉमिस करता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो जो बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर को बना दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और अब जो बंगाल का नवाब है वो बन जाता है मीर जाफर, जिसको पपेट नवाब के नाम से भी जाना जाता है। अब होता यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे कि वो बैटल ऑफ प्लासी जीत गई थी, उसके बाद वो क्या करने लगती है, जो भी उसके ट्रेड प्रिविलेजेस थे उनका मिसयूज करने लगती है। तो इसी वजह से होता है अब बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं हेक्टर मुनरो और जो दूसरी साइड होती है वो होती है कंबाइन आर्मी। किस किस की? एक तो आपके होते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम जो कि मीर जाफर के दामाद थे। दूसरे होते हैं नवाब ऑफ अवध सुजाजुद्दौला और नेक्स्टली मुगल एम्परर जो कि थे शाह आलम सेकंड। ये कंबाइन आर्मी लड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पर होती है अब 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी।
इस ट्रिटी के तहत मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे देता है। जैसे कि जो मुगल प्रोविंस था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो दो तरह से होता था, एक तो निजामत करके कुछ होता था और एक होता था दीवानी। निजामत मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और दीवानी मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए हैं टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के राइट। और ये जो शाह आलम द्वितीय था ये बन गया अब पहला पेंशनर मुगल एम्परर। और एट द सेम टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बन गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है टेरिटरी, इसके साथ साथ पॉपुलेशन जिसको वो गवर्न कर सके, गवर्नमेंट भी बन के बैठ गई वो, और अब वो हो गई है सोवरेन। तो अब अगला स्टेप होता है इसका, जिस टेरिटरी की पॉपुलेशन को वो गवर्न कर रही है और जहां पर वो सोवरेन बन के बैठी है, इस तरह से वो उसका स्टेट हो गया ना। तो अब उस स्टेट को चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इसलिए ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को चला सके, एक्ट वगैरह बनाना शुरू कर दी। तो जो भी आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक्ट बने उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए वो एक्ट जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी भारत में उसके तहत पास हुए 1773 से लेकर 1853 के बीच। इसके बाद जब जो कमांड थी इंडिया की वो चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। जब इंडिया का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया तो तब उस दौरान जो एक्ट पास हुए 1858 से लेकर 1947 तक। अब हम बात करेंगे उन सभी एक्ट की जो 1773 से लेकर 1853 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान पास हुए। उन सभी एक्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत सबसे पहली चीज ये की गई कि जो गवर्नर था बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग, इसका टाइटल गवर्नर ऑफ बंगाल से बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज जो की गई वो ये थी कि गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई ताकि वो गवर्नर जनरल को असेस कर सके, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर ऐड किए गए, लेकिन कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई। नेक्स्टली कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया फोर्ट विलियम में, और इस सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बना सर एलिजा इम्पे। इनके अलावा 3 अदर जजेस को भी अपॉइंट किया गया। नेक्स्टली इस एक्ट के तहत कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो कोई प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे और ना ही नेटिव से ब्राइब या फिर प्रेजेंट वगैरह, तोहफे वगैरह, उपहार वगैरह एक्सेप्ट करेंगे। अगला एक्ट आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में इंट्रोड्यूस होता है डायआर्की, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया जाता है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे। पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेगा, पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये 2 बॉडीज क्रिएट की गई। जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें होते थे 6 मेंबर्स जो कि अपॉइंट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश क्राउन ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें। नेक्स्टली इस एक्ट के तहत जो इंपॉर्टेंट चीज की गई वो ये की गई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, बट इस पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या कर दिया गया, 4 से 3 कर दिए गए मेंबर, यानी कि 1 मेंबर घटा दिया गया। नेक्स्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कैपिटल कोलकाता बन गई, और इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि अब इंडिया को कहा जाने लगा ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अगला आता है एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको भारत का कमांडर इन चीफ बना दिया गया, और इसके पास पावर आ गई कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसके डिसीजन को ये ओवररूल कर सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हो कि इसने कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया था, और ये पहला गवर्नर था जिसको कमांडर इन चीफ की पावर दी गई थी। इसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था और ये इंडिया में 2 बार आया था, पहला 1786 के टाइम पर और दूसरा 1805 के टाइम पर, और इसकी आपकी गाजीपुर यूपी में डेथ हो गई थी।
अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1793। ये पहला चार्टर एक्ट था और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ट्रेड को लेकर एंड इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो मोनोपोली थी उसको अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। मोनोपोली मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ वही क्या कर सकती है, इंडिया में ट्रेड कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। मोनोपोली को हिंदी में हम एकाधिकार के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस एक्ट के तहत कंपनी को ये राइट मिल गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी और कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे सकती थी। अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मोनोपोली थी उसको अगले 20 सालों के लिए और एक्सटेंड किया गया। बट ट्रेड को लेकर जो मोनोपोली थी कंपनी की वो हो गई खत्म, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है सिर्फ और सिर्फ चाय और अफीम के ट्रेड को लेकर और चाइना के साथ ट्रेड करने को लेकर। बाकी ट्रेड की जो मोनोपोली है कंपनी की वो हो गई अब खत्म। नेक्स्टली जो ईसाई मशीनरी थे उनको इंडिया में अलाउ किया गया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म वर्म का प्रचार वचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज की गई, पहली बार इंडियंस की एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का इस एक्ट में प्रावधान किया गया। नेक्स्टली ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1813, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने। फिर इसके बाद 1813 में ये तो चले गए, नेक्स्ट आपके आए लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 तक। फिर अगले आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक। तो इस एक्ट के दौरान जब ये एक्ट प्रिवेल कर रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल बने बंगाल के, इन्होंने 1829 में क्या किया, सती प्रथा को भारत में खत्म किया। और इनके टाइम पर ही पास होता है अब अगला एक्ट चार्टर एक्ट 1833। तो जैसा कि 1833 वाला जो चार्टर एक्ट आया, इसको सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से भी जाना जाता था। इसके पहले स्थिति यह थी कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते थे उनको ना रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था, उनको रेगुलेटर वगैरह कहा जाता था। लाइक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को एंड करने के लिए जो लॉ पास किया था वो था बंगाल सती रेगुलेशन। लेकिन हुआ ये अब 1833 के बाद गवर्नर जनरल के द्वारा जो लॉज पास किए जाने लगे उनको अब कहा जाने लगा एक्ट। और जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के पास लॉज बनाने की पावर थी वो तो कर दी गई खत्म। तो अब जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अंदर सारी की सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर निहित कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका नाम अब पड़ गया इंडियन काउंसिल। उसके पास इंडिया के सभी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील करने की पावर आ गई। पूरे भारत के लिए एक ही बजट बनने लगा और इस तरह से भारत के गवर्नेंस सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम था वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का राइट था उसको प्रोटेक्ट किया गया। जो पार्लियामेंट थी वो क्या कर सकती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा जो लॉज बनाए जाते थे उनको रिजेक्ट कर सकती थी और खुद ही इंडिया के लिए लॉज वगैरह बना सकती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट के तहत ये की गई कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है गवर्नर जनरल की, जो कि आपका इस्टेब्लिश की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें टोटल 4 मेंबर होते थे इनिशियली, बट पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 रह गए थे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की उसको 1833 के तहत फिर से एक्सटेंड किया गया, उसमें चौथा मेंबर जोड़ा गया, लीगल मेंबर, जो कि थे लॉर्ड मैकॉले। इस तरह से जो लॉर्ड मैकॉले थे जो कि इंडिया में कॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि इंडिया में आईपीसी को कॉडिफाई किए थे, ये हमारे इंडिया के फर्स्ट लीगल मेंबर बने और इनकी चेयरमैनशिप में ही इंडिया का पहला लॉ कमीशन सेटअप हुआ। बट ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो लॉर्ड मैकॉले थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी लीगल मेंबर थे, परमानेंट नहीं थे। नेक्स्टली इस एक्ट के तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की गई वो ये की गई कि जो
कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली थी, जो ट्रेड के लिए थोड़ी बहुत चाय से रिलेटेड, अफीम से रिलेटेड, चाइना के साथ ट्रेड करने से रिलेटेड जो मोनोपोली बची थी उसको पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, सिर्फ और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ट्रेड वगैरह नहीं करेगी। और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली थी वो अगले 20 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई। लास्टली जब ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट प्रिवेल कर रहा था, उस टाइम पर पास होता है इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, जिसके तहत स्लेव सिस्टम इंडिया में एबॉलिश होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। जितने भी चार्टर एक्ट अभी तक हमने डिस्कस किए, यहाँ पर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इन सभी के बीच में 20 सालों का डिफरेंस है। नेक्स्टली ये जो चार्टर एक्ट था ना आपका 1853 वाला, जब ये इंडिया में आया उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वही व्यक्ति है जिसने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य की हड़प नीति इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्टली ये जो आपका एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली थी उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, और अब की बार एक्सटेंड किया गया इंडेफिनिट पीरियड तक, अनिश्चित काल तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला, उसमें हुआ ये कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें चौथा मेंबर जोड़ा गया जो कि था लीगल मेंबर, बट वो परमानेंट नहीं था। तो अब ये जो एक्ट आया 1853 वाला, इसके तहत उसको परमानेंट स्टेटस दे दिया गया और अब इसको मिल गया राइट टू वोट। नेक्स्टली इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव इन एग्जीक्यूटिव इन दोनों फंक्शंस को अलग किया गया और इंडिया में सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया लॉ वगैरह बनाने के लिए, जिसको छोटी संसद भी कहा जाता है। इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे। नेक्स्टली इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज लाई गई लॉर्ड मैकॉले कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ये चीज यहाँ पर आप नोट कर लेना। और इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और जो पेट्रोनेज सिस्टम चलता था ना उसको खत्म कर दिया गया। इन चीजों के अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनको ये राइट दिया गया कि वो नए प्रोविंस वगैरह, प्रेसिडेंसीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने इस एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हो गए वो एक्ट कंप्लीट जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर हुए थे पास्ट। अब नेक्स्टली अगर हम बात करें उन एक्ट की जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत पास हुए थे 1858 से लेकर 1947 के बीच। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के तहत, क्योंकि अब जो आगे एक्ट आएंगे उनके दौरान हुआ ये कि अब कंपनी का जो शासन था वो हो जाता है खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आता है, इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों से शासन चला जाता है क्राउन के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो आपका डुअल गवर्नमेंट लाई गई थी वो भी हो जाती है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था वो भी खत्म कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे अब वो कहलाने लगे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इस तरह से 1773 में हुआ ये था कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के गवर्नर से बन गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल। नेक्स्टली 1833 में हुआ ये कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो बने बंगाल के गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद ये जो एक्ट आया 1858 का, इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि लॉर्ड कैनिंग थे इनको बना दिया गया वाइसराय। अब ये वाइसराय कहे जाने लगे और अब ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए ब्रिटिश क्राउन के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर्स थी अब वो शिफ्ट कर दी गई किसके पास, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास। तो इस तरह से एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जो कि थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि बने लॉर्ड स्टैनले। और एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, जब भारत में आए थे तब जहांगीर था और जब यहाँ पर ये फैलने लग गए तो तब से लेकर अब तक मुगल साम्राज्य चल ही रहा था। लेकिन अब यहाँ पर मुगल साम्राज्य का एंड होता है विद लास्ट मुगल एम्परर जो कि थे बहादुर शाह जफर। उनकी बीवी का निकनेम था महकपान। इस तरह से क्वेश्चन आ रखा था आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि किसकी बीवी का निकनेम महकपान था। तो जो बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, उनकी बीवी
जो की थी जीनत महल, उनका निक नेम था महकपान। अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ अगर हम वापस दोबारा से देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला, इस एक्ट के तहत जो कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया था, यानी कि एक ही के पास है पावर्स कंट्री के मैटर्स को डील करने की। यानी कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और सारी की सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर सिर्फ इसी के अंदर निहित कर दी गई थी। मद्रास, बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसीज की जो लॉ मेकिंग पावर थी वो खत्म कर दी गई थी। तो अब ये जो आपका आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अब एक ही बंदे के पास पावर नहीं है। अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पावर थी लॉज बनाने की 1833 से पहले, उनको वापस रिस्टोर किया गया। नेक्स्टली ये चीज कर दी गई कि जो भी रेवेन्यू, मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी बिल होंगे, वो विदाउट द एसेंट ऑफ वाइसराय पास नहीं होंगे। और जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्टली जो वाइसराय है वो अब क्या कर सकता है? जब भी उसको जरूरी लगता है वो काउंसिल के जो भी डिसीजन होता है उनको ओवररूल कर सकता है। वाइसराय इमरजेंसी के टाइम पर बिना काउंसिल के अप्रूवल के ऑर्डिनेंस वगैरह पास कर सकता है, और ऐसे ऑर्डिनेंस 6 महीने तक जारी रहेंगे। नेक्स्टली कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, यहां पर हाई कोर्ट्स भी क्रिएट किए गए बाय द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। और यहाँ पर जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, और इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे बांस पिकॉक। बांस पिकॉक वही है जिन्होंने बिफोर द पासिंग ऑफ आईपीसी के ड्राफ्ट का रिवीजन किया था। और जो आईपीसी का ड्राफ्ट था वो तैयार हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले, उसके द्वारा तैयार किया गया था। और फर्स्ट लॉ कमीशन आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1834 में, बट हुई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगली चीज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ये की गई कि जैसा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना गवर्नर जनरल की, अब हम ये कहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। तो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें चौथा जो मेंबर था वो था लीगल मेंबर। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पर संख्या बढ़ गई, अब 5 मेंबर हो गए, और इन 5 मेंबर की कैबिनेट बना दी गई। मतलब अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कैबिनेट में, जिसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस किया गया, और हर एक को एक एक डिपार्टमेंट सौंप दिया गया, जैसे कि रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस एंड होम अफेयर्स। फिर इसके बाद 1874 में होता यह है कि पब्लिक अफेयर्स को देखने के लिए, पब्लिक रिलेटेड वर्क को डील करने के लिए एक और मेंबर कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि टोटल 6 मेंबर हो गए कैबिनेट में अब, और ये कैबिनेट बेस थी पोर्टफोलियो सिस्टम पर। पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। लास्टली इस एक्ट के तहत ये किया गया कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन शुरू किया गया। तो हुआ ये, जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज किया गया। अब जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता था? कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा एडिशनल मेंबर्स को इस काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता था, और ये जो भी मेंबर्स बाय द गवर्नर जनरल नॉमिनेट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये अपॉइंट होंगे 2 सालों के लिए, और इनमें से आधे मेंबर्स होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि ब्रिटिशर्स या फिर इंडियन भी हो सकते हैं। तो इसी कंसिक्वेंस में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने राजा ऑफ बनारस यानी कि देव नारायण सिंह, महाराजा ऑफ पटियाला यानी कि नरेंद्र सिंह एंड सर दिनकर राव, इन 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सालों के लिए एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किया। हालांकि इनका उतना कोई खास रोल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन फिर भी यहां से शुरुआत होती है इंडियन लेजिस्लेटिव वर्क में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के पार्टिसिपेशन की।
अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये एक्ट आने से पहले 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश की जा चुकी थी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी अंग्रेज़ों से कुछ डिमांड्स थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको रिफॉर्म किया जाए, भारतीयों का इसमें पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, हम लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स पर भी डिस्कस करने का राइट दिया जाए, नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन कराया जाए। तो अब ये जो भी डिमांड्स थी, इनको डिस्कस करने के लिए लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने क्या डिसीजन दिया? पहली चीज तो इलेक्शन कराने से मना कर दिया, कहा कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्ट आता है, इसमें इंट्रोड्यूस होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्टली, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स की जो संख्या है उसको इंक्रीज किया गया, और जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल के, उनको राइट मिला कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एनुअल बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, बट वो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। और अगर इंडियन मेंबर कोई क्वेश्चन पूछते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको अप्रूव किया जाना है या फिर उनको रिजेक्ट किया जाना है। इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट जो था काउंसिल का, उसको एम्पावर किया गया। तो इस तरह से इस एक्ट के तहत जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल के, उनके थोड़े बहुत राइट इन्हेंस हुए। इतने भी इन्हेंस नहीं हुए, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया। अब यहाँ पर कुछ इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से ये एक्ट आता है। होता क्या है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस होम रूल की डिमांड करने लगती है, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो अब यहाँ पर कुछ रिफॉर्म की जरूरत थी, जिनके लिए आया मॉडले मिंटो रिफॉर्म, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यहाँ पर इसका नाम मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्यों पड़ा? तो बेसिकली हुआ ये, जो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट होता है इंडिया का, जो कि था जॉन मॉडले, बहुत ही उदार आदमी था वो। ये बेसिकली इंग्लैंड में जो इंडियन काउंसिल स्टेब्लिश की गई थी उसका प्रेसिडेंट होता था, और इसको रिपोर्ट करता था इंडिया का वायसराय। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है इंडिया का, वो वायसराय से ऊपर माना जाता था। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा मॉडले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि जब ये एक्ट आया तब सेक्रेटरी फॉर द स्टेट थे जॉन मॉडले एंड वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि इंडियन काउंसिल अलग चीज है। इंडियन काउंसिल आपका इंग्लैंड में था, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका नाम इस एक्ट के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया है, ये अलग चीज है। प्रोविंस में जो काउंसिल होती हैं वो अलग चीज है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो अलग चीज है। तो अब यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेंबर्स की संख्या इंक्रीज कर दी गई, यानी कि अब मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 60 मेंबर्स यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे। प्रोविंस की जो काउंसिल थी वहां पर भी मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज किया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें पहला इंडियन मेंबर जो कि थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो इंडियन काउंसिल यूके में थी, उसमें भी 2 इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। एक और यहां पर ये रिफॉर्म हुआ कि जो मेंबर्स थे इंडियन मेंबर्स, उनको अब ये राइट मिल गया कि वो बजट पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस या फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ वो रिजोल्यूशंस वगैरह भी मूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनको राइट टू वोट भी दे दिया गया। और लास्टली जो एक इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट के तहत हुई, वो ये हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया गया। हुआ ये, जो 60 सीट थी उनमें से 20 सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई, यानी कि कैंडिडेट अगर मुस्लिम है तो फिर उसके लिए जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। इस वजह से ये जो आपका एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको कम्युनल एक्ट कहा गया। और लॉर्ड मिंटो जिन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी, इनको कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो जैसा कि ये एक्ट एक तरफ उदारवादी काम किया,
भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियन काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इनकी राइट्स को भी इंक्रीज किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो ने इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एक्ट आता है। लाइक उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है 1919 में वो एंड हुआ होता है, और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी जो मांगे हैं दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जाती हैं। इसके अलावा इंडिया में महात्मा गांधी जी आ चुके होते हैं, तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि और हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आता है अब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। होता यह है कि जो एडविन मॉन्टेग्यू है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि वाइसराय थे इंडिया के, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की कुछ स्कीम वगैरह तैयार करते हैं जो बाद में बनती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके तहत सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये की जाती है कि सेंटर लेवल पर बायकैमरलिज्म किया जाता है। बायकैमरलिज्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विसंसदनात्मक प्रणाली, यानी कि जो संसद होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाना, लाइक लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो ये चीज यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्ट के तहत की गई। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंडली, प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसके तहत जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गए ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक हो गए रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स यानी कि वो सब्जेक्ट जिनसे डील करने की पावर मिनिस्टर्स वगैरह को होती थी। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर डील करने की पावर होती थी वायसराय की काउंसिल को। तो इस तरह से डायरकी का मतलब यही होता है कि जो पावर्स होती है उसको डिवाइड किया जाना। तो ये चीज अभी इस एक्ट के तहत कहां पर की गई? प्रोविंस में की गई। बायकैमरलिज्म किया गया सेंटर में। इसके अलावा इस एक्ट के तहत ये चीज रिक्वायर की गई कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें जैसे कि 6 मेंबर होते हैं, और 1909 में हुआ ये था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ मेंबर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो यहाँ पर ये जो 6 मेंबर होते हैं ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इनमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी जो 3 मेंबर्स होते हैं वो इंडियन होने चाहिए। ये चीज इस एक्ट के तहत रिक्वायर की गई। नेक्स्टली ये चीज की गई कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर सिर्फ सेंटर को डील करने की पावर थी, उनको जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर डील करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस को है, उनसे अलग किया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। देन सब्सिक्वेंटली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन 1926 में आपका सेटअप होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्टली इस एक्ट के तहत लंदन में इंडिया के हाई कमिश्नर का पद क्रिएट किया जाता है, और इस एक्ट के तहत ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कि जब ये एक्ट पास हो जाएगा उसके 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाए ताकि जो गवर्नमेंट काम कर रही है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों को वो कमीशन देखेगा और उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके वो देगा। और फिर कंसीक्वेंटली होता यह है आपकी साइमन कमीशन 1927 में सेटअप होती है, और 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट वगैरह देती है बना के। इसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। एक होता है 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और फिर उसके बाद वाइट पेपर निकाला जाता है और उसी से आपका निकल कर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि सबसे लास्ट एंड वास्ट डॉक्यूमेंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1935 में पास किया गया था, और इस एक्ट में 321 आर्टिकल्स और 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन बोरो किया गया है, तो इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस एक्ट को ब्लूप्रिंट मानते हैं।
इसके अलावा इस एक्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि इस एक्ट में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई थी और ना ही इस एक्ट के तहत रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को डाला गया था। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बेसिकली चीज़ ये थी कि जो 11 प्रोविंस थे, जो 6 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे और जो प्रिंसली स्टेट यानी कि देशी रियासतें थी, तो उनके लिए ये चीज़ की गई थी कि वो एक फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो एक फेडरेशन का भाग होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उनके लिए तो ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई, कंपलसरी कर दी गई कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। बट जो प्रिंसली स्टेट थी, जो देशी रियासतें थी, उनको ये चीज़ ऑप्शनल कर दी कि उनकी मर्जी है कि वो ज्वाइन करें या ना करें। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था ना ऑल इंडिया फेडरेशन वाला, इसको प्रिंसली स्टेट का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनके ऊपर ये चीज़ ऑप्शनल कर दी गई थी ना कि उनकी मर्जी है कि वो ज्वाइन करे फेडरेशन को या ज्वाइन ना करे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो देशी रियासतें थी, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये जो प्रावधान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने वाला, ये सफल नहीं हो सका, ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे कि फेडरेशन जो होता है, जो संघ होता है, वहां पर ये चीज़ होती है कि सेंटर और जो स्टेट होता है, स्टेट उस टाइम पर प्रोविंस को माना जाता था, इनके बीच में डिवीजन होता है पावर्स का। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया क्या चीज़, सेंटर और प्रोविंस के बीच में पावर्स का डिवीजन। और इस चीज़ के लिए 3 तरह की लिस्ट लाई गई। तो पहली थी फेडरल लिस्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट मेंशन थे उनके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर होती थी सेंटर को। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें जो मैटर्स बताए गए हैं उनके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर होती थी प्रोविंस को। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर होती थी दोनों को। और सेंटर में होता कौन था? सेंटर में होता था वाइसराय। ऑलराइट, तो अब ये जो वाइसराय है उसको ना रेजिड्यूरी पावर दी गई थी उन मैटर्स के ऊपर जो इन लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रेजिड्यूरी पावर जो थी वो किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1858 के बाद वायसराय कहा जाने लगा था। इसके अलावा जैसे कि हमने 1919 वाला जो अधिनियम डिस्कस किया था, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि उस एक्ट के तहत जो प्रोविंस वगैरह होते थे वहाँ पर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंस से डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया और अब डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। इसके अलावा 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत ली आयोग के रिकमेंडेशंस पर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी 1926 में। तो अब यहाँ पर जो प्रोविंस होते हैं ना, उनके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किए जाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधान किया गया। इसके अलावा इंडियन काउंसिल, जो कि यूके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इस्टेब्लिश की गई थी, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका ना यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब आता है आपका 1937 में फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट इंडिया में दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं सर मॉरिस ग्वेयर। और यही जो फेडरल कोर्ट है इंडिया का, जो दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में, ये आगे चलकर बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में। इसके अलावा जो बर्मा था उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। फिर आपका इस एक्ट के तहत ही 2 नए प्रोविंस और इस्टेब्लिश किए गए, एक हो गया सिंध प्रोविंस, एक हो गया उड़ीसा प्रोविंस। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर है उसमें जैसे कि राज्यसभा जो होती थी उसमें कर दी गई 260 सीटें, और जो लोकसभा होती थी उसमें कर दी गई 375 सीटें।
तो उनके बारे में ना ये सवाल आता है कि जो लोकसभा के लिए इलेक्शन कराए गए थे, जैसा कि वो डायरेक्ट इलेक्शन थे, उसमें महिलाओं को वोटिंग राइट भी मिला था, वो कम्युनल सिस्टम पर आधारित थे, तो क्या वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसके ऊपर आधारित थे? तो इसका आंसर है कि वो सार्वभौमिक अडल्ट सफ्रेज पर आधारित नहीं थे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए, जिनमें 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की जीत हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो थी इस एक्ट से ली गई, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इस एक्ट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की गई थी। अब जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने फ्रेम किया था क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये सब चीजें अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक प्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष स्वराज बिल, स्वराज विधेयक, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बिल को कहा जाता है कि पहली बार इस बिल में जो भारतीय संविधान है उसकी थ्योरेटिकल डिमांड की गई थी। वहीं 1931 में महात्मा गांधी ने उनकी जो मैगजीन थी यंग इंडिया, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना विजन दिया था कि उनकी क्या राय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर आगे चल के 1934 में एम.एन. रॉय पहले ऐसे पर्सन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिए थे। तो ये पूछ लेते हैं कि कौन व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार दिए थे, तो वो थे एम.एन. रॉय। इन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। और एम.एन. रॉय भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन चला था उसके जनक भी कहे जाते हैं। और 1934 में ही रांची में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्वराज पार्टी का, इस कॉन्फ्रेंस में फॉर्मल डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, अब ऑफिशियल डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए जाने की। तो ये सवाल पूछ लेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये की थी इन्होंने 1935 में। बट ये जो डिमांड थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वतंत्र भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें बाहर वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अब यहां तक हम ये चीज देख रहे थे कि सिर्फ इंडियंस क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे हैं। यहां तक ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां पर भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसमें कहा गया हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो अब यहां पर 1939 से शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। अब इस विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन है उसे चाहिए होती है भारत की सपोर्ट, और हम भारतीयों को चाहिए था क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए उस टाइम पर चारा था। तो ये चारा हमें डालने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो दिमाग दौड़ाते हैं, और पहली बार जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा स्टेप उठाया जाता है भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए जाने का। अगस्त ऑफर 1940 लाया जाता है, जो कि लाया जाता है वायसराय लिनलिथ-गो के द्वारा। और इस ऑफर के तहत जो डिमांड थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको एक्सेप्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है एंड मुस्लिम लीग है, इनके बीच में मतभेद होता है काफी पॉइंट्स को लेकर, और ये इस ऑफर को, अगस्त ऑफर 1940 जो था, इसको रिजेक्ट कर देती हैं। तो यहां पर कोई काम चलता नहीं है। देन सब्सिक्वेंटली क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसके हेड होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इस क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल लाया जाता है कि अभी आप हमारी मदद कर दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है उसमें आप सपोर्ट करो, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होगा आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवा लेना और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेना। तो ये प्रपोजल लाया जाता है क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। और इस प्रपोजल को भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है
मुस्लिम लीग है और अदर इंडियन ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लिनलिथगो था उसको सक्सीड करता है लॉर्ड वेविल। अब लॉर्ड वेविल बन जाता है इंडिया का वाइसराय और वो लेकर आता है वेविल योजना, वेविल प्लान के नाम से जो जानी जाती है। उसको भी मतलब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। फिर इसी वेविल प्लान को डिस्कस करने के लिए कि भाई ठीक से समझा सकूं, जो लॉर्ड वेविल है वो क्या करता है, शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और इस कॉन्फ्रेंस में 21 पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया जाता है, जिनमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर सब्सिक्वेंटली कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जिसके मेंबर्स होते हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। पूछ लिए जाते हैं ये तीनों मेंबर्स, ध्यान रखना, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर थे। तो ये प्लान आता है इंडिया में 1946 में। इसी के आधार पर ही जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म होती है 1946 में। तो यहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीटें होती हैं 389 सीटें और इन 389 सीटों में एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है पर 10 लाख लोगों के लिए। ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो पर 10 लाख लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीटें होती हैं। इन सीटों में से 93 सीटें होती हैं प्रिंसली स्टेट की, जो कि नॉमिनेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने थे। वहीं जो 296 सीटें रह गई, इन सीटों के लिए अब होंगे क्या, इलेक्शन, और उन इलेक्शन को कराएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर हम लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुना और वो लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हुआ क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए 296 सीटों पर। और यहां पर जो वोट हुए वो डले सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो बेस्ड थे अडल्ट फ्रेंचाइज पर, वयस्क मताधिकार पर, ना कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। तो ये जो 296 सीटें थी, इनके लिए जो इलेक्शन कराए गए, इनमें जैसा कि 296 सीटों में से 292 तो 11 प्रांतों की सीटें थी और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों की सीटें थी। तो यहां पर 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों की सीटों को अभी साइड करो। 292 जो सीटें हैं 11 प्रांतों की, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन सीटों में से 213 जनरल सेक्शन के लिए थी, 79 मुस्लिम सेक्शन के लिए थी और 4 सीटें थी सिख के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो 296 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुए, उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है, 208 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिलती हैं अदर ग्रुप्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसका हो जाता है दिमाग खराब कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब तो मतलब कांग्रेस जीत गई है, बहुमत में कांग्रेस है। तो अब जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की डिमांड करने के लिए 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर कर देती है डायरेक्ट एक्शन डे और डिमांड करने लगती है पाकिस्तान की। और अब जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 वोट मिले थे, तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है फॉर्म और इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। जब मीटिंग होती है तो उस टाइम पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे और अभी मतलब इलेक्शन नहीं कराया गया था प्रेसिडेंट का कि कौन प्रेसिडेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसलिए जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग आदमी थे तो उन्हें बना दिया टेम्पररी प्रेसिडेंट। फिर 11 दिसंबर 1946 को होता यह है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट। और जो BN राव होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। यहां पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। कौन कौन, अमू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मलाती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, जिनको
द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करिन। तो ये टोटल 15 महिलाएं थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दी थी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सभी को अलग अलग काम दिए जाते हैं और कुछ कमिटीज वगैरह बनाई जाती हैं, जिनमें से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड यूनियन पावर कमेटी जो होती है उसके चेयरमैन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग जो होती है, इन तीनों कमेटीज के चेयरमैन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, जो ड्राफ्ट की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीज अक्सर पूछी जाती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके अलावा इस कमेटी में 6 अदर मेंबर भी थे। तो 6 अदर मेंबर कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, आप गूगल पर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि टोटल 7 मेंबर थे। अगर ऐसे पूछ लें कि टोटल कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो टोटल 7 मेंबर थे। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तब आप आंसर करेंगे कि 6 मेंबर थे। भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे, उनको हटाकर ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 6 मेंबर थे। फिर नेक्स्टली आती है आपकी एडवाइजरी कमेटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों कमेटी के चेयरमैन होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के होते हैं JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के होते हैं SC मुखर्जी। तो ये कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं जिनको डिफरेंट टास्क कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दिए जाते हैं। 22 जुलाई 1947 में जो असेंबली है वो अडॉप्ट करती है नेशनल फ्लैग। ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई 1947 को ही जो रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास किया था, उसको एज अ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, जो कि 18 जुलाई 1947 को एनफोर्समेंट में आता है, लागू होता है। ये बेसिकली लाया जाता है माउंटबेटन प्लान जो बनाया गया था भारत के इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए लाया गया था। देन इस एक्ट के तहत जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो जाता है 14 अगस्त को, और इसलिए जो पाकिस्तान वाले हैं वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और फिर हम 15 अगस्त को मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बन जाते हैं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो इसको पूरा करने में टोटल हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। ये चीज पूछ ली जाती है, और टोटल 11 सेशन कराए जाते हैं, जिनमें से जो लास्ट सेशन था 11वां सेशन, 11वें सेशन के आखिरी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर लिया जाता है। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। फिर इसके बाद आपका 24 जनवरी 1950 को एक दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो मिलते हैं, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर वो लोग साइन वगैरह कर सके। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 में, जब ये आया था, लागू हुआ था, तब 22 पार्ट होते हैं, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। ये ओरिजिनल कॉपी की बात कर रहे हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बट नाउ प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, और पहले 8 शेड्यूल थे बट अब 12 शेड्यूल हैं। अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 105 बार संशोधन हो चुका है, और इन संशोधनों की वजह से भारतीय संविधान में काफी बदलाव हो चुके हैं। जो 42वां संशोधन था उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि उस संशोधन के तहत तो भारतीय संविधान में काफी सारे संशोधन किए गए थे। इस तरह से जो भी संशोधन भारतीय संविधान में हुए, उन संशोधनों के माध्यम से
कई आर्टिकल्स नए जोड़े गए, कई आर्टिकल्स हटाए गए। अगर हम काउंट करने लग जाएं सीरीज में सारे के सारे आर्टिकल्स तो टोटल 450 से ऊपर आर्टिकल पहुंच जाएंगे। लेकिन लास्ट वाला आर्टिकल ध्यान रखना है, लास्ट वाला आर्टिकल है 395। एंड सिमिलरली एक पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 उसको हटा दिया जा चुका है और 4 नए पार्ट ऐड किए गए हैं। एक तो हो गया पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A। तो टोटल 25 पार्ट हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट वाला पार्ट है वो है 22वां पार्ट। यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनकर तैयार हुआ। अब जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ना एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया गया होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उस इंट्रोडक्शन को ही हम कहते हैं प्रेम्बल, क्योंकि उससे हमें पता चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने क्यों बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके क्या आइडियाज़ थे। इस तरह से अल्टीमेटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया प्रेम्बल को, कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप आर्टिकल 32 के साथ कंफ्यूज मत कर जाना। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल, तो वो अलग चीज़ है। अगर पूछें कि B.R. अम्बेडकर ने किस चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। वहीं अगर सिंपली पूछें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है और ऑप्शन में दे रखा है प्रेम्बल, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है प्रेम्बल होगा। तो जो प्रेम्बल होता है, जो प्रस्तावना होती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहलाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग कहलाती है। और जो K.M. मुंशी थे, इन्होंने प्रेम्बल को कहा था पॉलिटिकल होरोस्कोप। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के रूप में 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, बट अब हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ना 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही आगे जाके चलकर क्या बना, प्रेम्बल बना भारतीय संविधान का। और ये जो प्रेम्बल है भारतीय संविधान का, ये लिया गया है US से, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो बोरो की गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो देखो, सबसे पहले री बेरुबारी के केस में तो मना कर दिया कि नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ये प्रेम्बल वेरेम्बल। फिर गोलकनाथ के केस में कह दिया कि ये तो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर फाइनली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और यही बात बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में फिर से दोहराई गई कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इसी वजह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है। और उस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। और उस संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा ही प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और शब्द जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रेम्बल है क्या उसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने में यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो प्रेम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए कभी भी अगर हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था उस एक्ट को लाने का, और उसी कंटेक्स्ट में हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इस तरह से जो प्रेम्बल है वो काफ़ी यूजफुल साबित होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने में। वहीं अगर जो प्रेम्बल है और जो अदर प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट होने लग जाए
तो जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रिवेल करेंगे, वो डोमिनेंस रखेंगे प्रेम्बल के ऊपर, उनको प्रेम्बल के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रेम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि उसको आप लागू नहीं करा सकते, उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, इसको अब अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है इस लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया। ऑप्शन में अगर ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर इसका यही है कि हम लोगों ने, हम भारत के लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्योंकि हम भारत के लोगों ने ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया था कि वो हमारे लिए क्या करे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बट ऑप्शन में अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्टली ये प्रेम्बल कहता है कि जो इंडिया है वो सोवरिन है। सोवरिन मतलब संप्रभुता संपन्न, यानी कि वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए फ्री है, वो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वो किसी के डोमिनियन के अधीन नहीं है, अपने मामलात को वो अपने तरीके से कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो इंडिया है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ प्रोहिबिट की जाएगी। क्या चीज़ प्रोहिबिट की जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि किसी एक ही पर्सन में वेल्थ को कंसंट्रेट कर दिया गया, ये चीज़ प्रोहिबिट की जाएगी। जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो सभी के लिए अपलिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर को हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष, जिसका मतलब ये होता है कि भारत का कोई अपना अलग से कोई स्पेशल रिलीजन वगैरह नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है यहाँ पर कि हिंदू जो है वो भारत का स्टेट रिलीजन है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं सबको समान रूप से देखा जाता है, किसी भी रिलीजन को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि जो सरकार है वो भारत में, भारत की जो जनता है उससे अथॉरिटी ड्राइव करती है, यानी कि भारत में जो सरकार है वो भारत की जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। नेक्स्टली जो इंडिया है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक है कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की प्रथा यहाँ पर नहीं चलती है। राजतंत्र नहीं है बल्कि यहाँ पर गणराज्य है। तो यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम्स में। और यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स के लिए इन चारों ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करने के लिए ही लाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलती है जस्टिस। किस किस तरह की? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, ये प्रेम्बल में लिए गए हैं कहाँ से? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वही जो रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट है और लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो आइडियल्स हैं इनको हमारे प्रेम्बल में लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो बेसिकली हमें लिबर्टी होती है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इसके अलावा हमें स्टेटस की इक्वालिटी मिलती है और इक्वालिटी मिलती है हमें अपॉर्चुनिटी की, कि जो अपॉर्चुनिटी वगैरह हैं उसमें हमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अवसर में हमें समता दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेटर्निटी जो एश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये टर्म्स जितने भी यहाँ पर यूज हुए हैं, ये सभी टर्म्स आपने ध्यान रखने हैं। कितनी चीज़ों की हमें लिबर्टी मिलती है ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। टोटल यहाँ पर 5 चीज़ों की हमें लिबर्टी मिलती है। इसके अलावा इस तरह से भी दे सकते हैं, ऑप्शन में दे देंगे, इनके अलावा कोई और चीज़ लिखकर और बोलेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी लिबर्टी के बारे में प्रेम्बल में बात नहीं की गई है। तो ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं सारे के सारे आपने ध्यान रखने हैं। एट दी एंड प्रेम्बल में ये लिखा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को।
तो यहाँ से आपको डेट ऑफ अडॉप्शन भी याद हो जाती है, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। तो ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल हिस्ट्री भी क्लियर हो गई होगी और प्रेम्बल भी क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको PDF नोट चाहिए तो उसको परचेस करने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम ID पर टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम ID और हमारा ईमेल एड्रेस दोनों के दोनों हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले वीडियो लेक्चर में।